मैं एक्चुअली ऐसा सोच रही थी कि मैं ना सारा आपको है ना एमसीक्यूज जैसा ही टिक आउट करवा दूं और वैसा वैसा एक्सप्लेन करती जाऊं, क्योंकि आप सब लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो हम लोग वैसा ही सब कुछ करें ना, राइट। सो मैं आपको टिक करवाती जाऊं, अंडरलाइन करते जाओ आप। किया है क्या बोल रहे हो विश्वा? मैम, मैंने ऑफलाइन किया है। अच्छा, आपने ऑफलाइन किया है, ओके। हाँ तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज का, मैं तो समझाऊंगी ही मेरा जो है, बट मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी कि भाई ये एमसीक्यू के लिए है, ऐसा है, इस तरीके से। तो जस्ट हाईलाइट करती जाऊंगी और मैं इम्पोर्टेंस भी बताती जाऊंगी। जैसे हम लोगों ने यूनिट 1 किया था, उसमें जैसे हम लोगों ने नहीं किया था सेबी और आरबीआई, तो आपसे है ना सेबी कब एस्टैब्लिश हुई, सेबी का काम क्या है, आरबीआई के क्या काम है, हु इशूज द करेंसी नोट्स, मतलब ऐसे सब चीजों पे एमसीक्यूज बना सकते हैं। और विश्व आपका भी तो ऐसे ही है ना, चैप्टर 1 के और में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के और में चैप्टर 4, ऐसा ही पेपर स्टाइल है, तो कोई वादा यस नहीं मैम। है। जी जी जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो क्या किया है आपको, मतलब हम लोग है ना क्या करते हैं, यूनिट 1 मैंने आपको समझाया कि भाई वो सेबी और ये सारा और फाइनेंशियल सिस्टम पूरा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है। और फिर सीधा मैं हमेशा यूनिट 4 स्टार्ट करती हूँ, तो क्या हो कभी भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है गुजरात यूनिवर्सिटी एंड मोमेंट पे क्या करती है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो यूनिट 4 में भी हम लोगों ने ये चीज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स वाले हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से इक्विटी शेयर रिलेटेड या प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड क्वेश्चन आता ही ऑलवेज, हमेशा। तो इस वजह से मैंने आईएमपी मैं बोलती हूँ कि मैं पहले करवा दूं सारे चीजें, फिर बाकी हम लोग ऊपर का ओवरव्यू करें। सो आपको जो पूछेंगे ना, देखो चैप्टर 1 के अंदर तो पूरा का पूरा जस्ट ओवरव्यू ही है, तो चैप्टर 1 को तो अब मतलब ऐसे साइड में रखने का, क्योंकि उसके अंदर सब डेफिनेशंस है कि भाई राइट इशू क्या है, पब्लिक इशू क्या है, बोनस शेयर क्या है, तो वो डेफिनेशंस को हम लोगों को ओवरव्यू करते जाने का, जो एमसीक्यू वाले, राइट। फिर मनी मार्केट में कितना टाइम पीरियड होता है, सो इट्स अ 1 ईयर, शॉर्ट पीरियड के लिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, तो वो चीज भी आपको याद होनी चाहिए, जो ऐसी ऐसी सब चीजें एमसीक्यूज में। और मैंने आपको वो बताया था डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस बिटवीन सबसे आईएमपी वाले जो डिफरेंस बिटवीन है ना, वो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको आपको याद हो जाएगी। एक डिफरेंस बिटवीन है, एक मिनट, एक सेकेंड, यस। सो एक डिफरेंस बिटवीन है आपका कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखो इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, अगर आप डिफरेंस बिटवीन करते हो तो आपका मनी मार्केट भी कवर हो जाता है, कैपिटल मार्केट भी कवर हो जाता है, अगर सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसमें भी ऐसा सेकेंडरी कैपिटल मार्केट भी आपका कवर हो जाए और प्राइमरी कैपिटल मार्केट भी आपका कवर हो जाए, मतलब अगर आप कुछ भी वो लोग पूछते हैं तो आप एटलीस्ट लिख ही सकते हो। तो बेनिफिट, डिफरेंस बिटवीन के बेनिफिट में हमेशा हर एक टॉपिक जो जो ऐसे रिलेटेड होता है ना, मैं ऑलवेज बोलती हूँ ऐसे से डिफरेंस बिटवीन हम लोग रेडी करते हैं। फिर आता है एक और डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर, ठीक है। अब बोनस शेयर या राइट शेयर के रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन होता ही है, उसके गाइडलाइंस पूछते हैं, वो आपको यूनिट 2 में दिया हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बोनस शेयर को ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस दूं, बोनस शेयर्स
ज्यादा बार पूछा जाता है व्हाट इज बोनस शेयर एंड राइट द सेबी गाइडलाइंस और गाइडलाइंस गिवन बाय द सेबी, ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन, या प्रोविजंस वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर एक और डिफरेंस मैं बताऊं तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर सेम एज इट इज इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स। ठीक है, एमसीक्यू वालों के लिए भी बोल रही हूँ मैं, और आपके विश्वा आपने जो ऑफलाइन चूज किया है उन लोगों के लिए भी मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ ये चीज। ये डिफरेंस बिटवीन ऐसे है ना, बुक के अंदर आप अपनी नोटबुक में बनाकर ही रख दो, वेरी वेरी आईएमपी, फिर लास्ट मोमेंट पे जस्ट आपको खाली गो थ्रू करना पड़े, जस्ट। ठीक है, और मैं आपको इसमें से और आईएमपी अगर बताऊं, ये इतने डिफरेंस बिटवीन हुए, और क्वेश्चंस मैं बताती जा रही हूँ और कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं। फिर आ जाता है आरबीआई के रिलेटेड, सेबी के रिलेटेड। ठीक है, फिर म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के मीनिंग और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये बड़ा पूछते हैं। ठीक है, एक ये चीज, मैं सारे आईएमपी बताती जा रही हूँ, ऐसे समझ लो 7 स्टार क्वेश्चंस है, जनरली होता ही होता है इनमें से, इसमें से आपको ये कॉमन क्वेश्चंस है। फिर पब्लिक इशू क्या होता है, वो एक चीज है। फिर डिफरेंस बिटवीन है, एक और डिफरेंस बिटवीन है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये आपको दिया हुआ है यूनिट 3 के अंदर, हाँ ये वाला यूनिट 3 में दिया हुआ है। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर ये दिया हुआ, ये रहा 143, पेज नंबर 143 पे जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, उसका डिफरेंस बिटवीन। सो डिफरेंस बिटवीन करते जाओगे ना तो कवर होता जाएगा आपका काफी अच्छे से ये सब चीजें। और फिर जो मैं बोल रही हूँ ट्रेजरी बिल, जो ये न्यू कंसेप्ट है ट्रेजरी बिल्स, इनके बारे में पूछते हैं कि कब ड्यूरेशन, ट्रेजरी बिल को और क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टी बिल्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ऐसा सब हम लोग शॉर्ट में जस्ट मैं बता रही हूँ। फिर कमर्शियल पेपर्स, फिर कॉल मनी मार्केट, ये आ जाते हैं आपके यूनिट 4 में, ये सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछते हैं, बहुत कॉमन, इनमें से आता ही आता है कोई ना कोई एक तो भाई। ठीक है, और जो एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे ना उनको भी मैं बता दूं कि ये वाले ना, ये तो अच्छे से इसको गो थ्रू करना ही करना। देखो मैं यूनिट 4 पे ही थी, सो यूनिट 4 में हम लोगों ने इक्विटी शेयर रिलेटेड किया था अच्छे से पूरा, प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें से कोई एक बड़ा क्वेश्चन होगा ही होगा, दोनों में से एक कोई भी, या दोनों का डिफरेंस दे दे, या तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पूछ ले, ऐसा। ठीक है, बाकी डिबेंचर्स मैं फटाफट से उसका रिकैप करती हूँ कि डिबेंचर्स क्या होता है, इट्स अ डेब्ट राइट, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, हम लोग क्या बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, मतलब ये बोरोड फंड है, इसके ऊपर हम लोगों को पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट
दिया जाता है और डिबेंचर्स को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको पैसा लौटाया भी जाता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर से डिबेंचर क्या होता है, सस्ता पड़ता है थोड़ा। अगर हम लोगों को डिबेंचर्स के थ्रू रेज करना हो कैपिटल वगैरह, सो डिबेंचर्स में क्या होता है, सस्ता पड़ता है। देखो वही चीज लिखी है कि लेंडर्स ऑफ द कंपनी, मतलब हम लोग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, हु कैन बी कॉल्ड एज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सो यू हैव टू राइट डिबेंचर होल्डर्स। आपको ऑप्शंस दे दे ऐसे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, सो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होता है, डिबेंचर होल्डर्स को फिक्सिंग ही होता है कि भाई उनको पेमेंट करनी है, ये फिक्स रहता है भाई इतने टाइम पीरियड के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उनका पैसा उनको लौटाना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में काफी बार होता है कि असेट्स मॉर्गेज रखे जाते हैं, भाई असेट्स को हम लोग मॉर्गेज रखते हैं और फिर उसको सेल ऑफ करके हम लोग डिबेंचर होल्डर्स को पे ऑफ करें, ऐसा होता है काफी बार। फिर इंटरेस्ट फिक्स रेट पे देते हैं एंड रिफंड उनका मनी फिक्स पीरियड पे दिया जाता है और इवन इंस्टॉलमेंट में भी रिफंड किया जा सकता है। और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिबेंचर्स, तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पूछ सकते हैं कुछ भी, फुल फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म्स भी है हाँ इसमें काफी। और इवन सेकेंड यूनिट्स के अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं जैसे बीएससी, एनएससी, वो कब एस्टैब्लिश हुआ, क्या हुआ, ऐसा जनरली पूछ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में तो बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर ऐसा जब भी आपका कुछ भी मतलब नियर बाय हुआ ना, तो एमसीक्यूज मैं बताती जाऊंगी, वही अंडरलाइन अंडरलाइन करते जाओ इस चीज को। फिर है रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक मार्केट, हम लोग डिबेंचर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों के लिए डिबेंचर्स जनरली लॉन्ग टर्म ही होता है, ऐसे समझो। और जब कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले इनको पैसा लौटाया जाता है, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा होता है जनरली। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके, फीचर्स जो है डिबेंचर्स के, राइट। और फिर है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिसके लिए पर्टिकुलरली हम लोगों ने असेट्स को मॉर्गेज रखा हो, तो उनको तो टेंशन ही नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, कंपनी लॉस में भी चली जाए, कुछ भी हो जाएगा, तो उनको तो पैसा रिडीम करेगी, कैसे, असेट्स बेचकर भी पैसा रिडीम करना पड़ेगा। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जो मतलब असेट्स को मॉर्गेज रखकर उनको रिडीम करती है पैसा। अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मली डिबेंचर्स होते हैं। फिर एक टाइप आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो कन्वर्टेबल में क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली में मतलब पूरे के पूरे, अगर से फॉर एग्जांपल मैंने 1000 डिबेंचर्स लिए तो 1000 के 1000 में कन्वर्ट करवा रही हूँ, या तो पार्शियली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है, मतलब 60%, 40% मैंने कन्वर्ट करवाए, बाकी का पैसा मैंने ले लिया कंपनी से, बाकी का पैसा दे दिया कंपनी में, ठीक है। तो इस तरीके से भी होते हैं। सो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। कन्वर्टेबल में दो, फुल्ली एंड पार्टली, पूरे तरीके से, या तो फिर 40%, 60%, 50% जैसा भी। फिर बियरर डिबेंचर्स, जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं डिबेंचर्स, जो पर्टिकुलरली, और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब जिसको रजिस्टर्ड किया जाए, ठीक है। तो उनका नाम और सब कुछ पूरा रजिस्टर्ड किया जाए, और बेनिफिट्स भी सॉरी, बेनिफिट्स भी उन लोगों को ज्यादा मिले। तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनका फिक्स हो कि जब उनको पैसा लौटाना पड़े, रिडीम करना पड़े। और परपेचुअल डिबेंचर्स मींस जब कंपनी वाइंड अप करेगी तब ही लौटाएगी भाई उसको पैसा, बीच में नहीं लौटाएगी। अब रिडीमेबल में क्या होता है, टाइम पीरियड फिक्स होता है, 10 साल 15 साल जो भी एग्रीमेंट में होगा, तो उस टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो पैसा उनको दे देगी डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी। और परपेचुअल में जब वाइंड अप, जब कंपनी बंद होगी ना, तब देगी उनको पैसा। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स के टाइप्स है जस्ट। और इस चैप्टर में से आपको न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हुए, जीडीआर, एडीआर, एफसीसीबीज, ईसीबीज, इन सब के ना फुल फॉर्म्स पूछते हैं जनरली, तो इनके फुल फॉर्म्स अच्छे से करना।
और मैं आपको बता दूं, एक्चुअली देखो बाहर की अभी जो भी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, वो डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या करना पड़ता है कंपनीज को, अपने शेयर को एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो खरीदते हैं। जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अपना जो शेयर है वो क्या करता है, पर्टिकुलर कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कन्वर्ट करता है एज अ, से फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं जीडीआर में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो उस पर्टिकुलर रिसिप्ट में वो होता शेयर जैसा ही है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे उस चीज के अंदर, बट ऐसा करना पड़ता है। तो एक न्यू इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जिसको हम लोग जीडीआर बोल देते हैं, जस्ट जो फॉरेन जस्ट। ये मैं बता दूं आपको, तो जीडीआर अमेरिका के लिए पर्टिकुलर नहीं, जीडीआर कौन से पर्टिकुलर, ओवरसीज सारे के सारे ही है। हाँ, सारे जो भी कर सकता है सारे। और अमेरिकन डिपॉजिटरी में इवन अमेरिका भी कर सकती है और यूरोप वाले लोग भी कर सकते हैं पर्टिकुलर। सो ये ना अलग तरीके के रिसिप्ट्स, जैसे शेयर होते हैं ना उसी तरीके से ये रहते हैं। तो वो अलग तरीके से कंपनी इशू करती है मार्केट में, स्पेशली फॉरेन मार्केट में ये इशू करने पड़ते हैं जीडीआर एडीआर। अगर बाहर से फॉरेन से उनको पर्टिकुलर कैपिटल रेज करना हो या क्या, तो ये इशू करते हैं। तो इसमें सेबी के गाइडलाइंस मानने पड़ते हैं अपने को, ये चीज होती है जस्ट। और फिर गवर्नमेंट की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है वो माननी पड़ती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं इसमें और क्या पूछेंगे। हाँ, जीडीआर भी दो ही मार्केट बताया कि यूरो एंड यूएससी, और जीडीआर डॉलर्स में ही होता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी भी डॉलर्स में ही होता है। ये एक कॉमन सी चीज है, ठीक है। बस और क्या है, बस सेबी गाइडलाइंस उनको मानने पड़ेंगे। और यूरो कन्वर्टेबल ईसीबीज भी है, यूरो कन्वर्टेबल, इनके ऊपर ये डैप है, ठीक है। और एडीआर और जीडीआर जो है ना वो शेयर जैसा है, लेकिन यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आते हैं ना, बॉन्ड्स इट्स लाइक अ डेप इंस्ट्रूमेंट। तो इसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पर्टिकुलरली देना पड़ता है। तो वो कब इशू किया गया, सो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई 1992। ऐसे थोड़े बहुत ईयर्स और ये चीजें ना याद रखना एमसीक्यूज वाले पे। बाकी तो मैं आपको बताऊं विश्वा, तो ये सब इतना नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस मैं तो दोनों, इन दोनों में से ज्यादा, डिबेंचर भी नहीं जितना इक्विटी और प्रेफरेंस। तो आप लोग भी है ना इक्विटी और प्रेफरेंस का ना डिफरेंस बिटवीन ही बना देने, तो इजीली कुछ भी आए आप लिख के। मैम जी जी जी। मैम एक बार डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेट समझा दो ना। कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेट, वो 10 नंबर का है ना वो। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेब्ट, ये है ना, ये पूछते नहीं है जनरली। तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर अभी अभी हम लोग जो पढ़ते हुए हैं ना, कि जो डिबेंचर्स इजीली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो बताया कि फुल्ली या पार्टली वगैरह ऐसा। तो ये जनरली पूछते तो है नहीं ये वाले कुछ भी। इनमें से एक चीज पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊं, 170 पेज पे दिया हुआ है जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। ये वाला पूछते हैं जनरली, मतलब 1 मार्क में कैसे अपने को पूछना हो कि व्हाट इज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है जनरली, अगर आपको खरीदना है, ठीक है, ये बॉन्ड खरीदना है जीरो इंटरेस्ट वाला, तो इसमें पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट है 25,000 का, एक बॉन्ड जो है ये वाला वो है 25,000 का, कितना 25,000, ठीक है। लेकिन आप मुझे पे कितना करोगे, से फॉर एग्जांपल 23,500 मुझे जब कैश दोगे, मैं क्या करूंगी, से फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट समझो कि भाई ये है ना बॉन्ड है, ये पेपर इस तरीके से ये बॉन्ड है। तो मैं आपको बोल रही हूँ ये है ना एक्चुअल इसका जो प्राइस है वो है तो 25,000, बट यू विल गिव मी ना 23,500, ठीक है। आपने मुझे कितना पैसा दिया, 23,500 रुपीज दिए, ठीक है। अब मेरे को लौटाने भी तो है आपके पैसे आपको, तो मैं आपको जो लौटाऊंगी ना पैसे, वो पूरे के पूरे 25,000 दूंगी। तो बीच का क्या हुआ, बीच का आपका
फायदा हुआ, बीच का आपका इंटरेस्ट हुआ। लेकिन हम लोग है ना यहाँ पे सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। मैं ऑलरेडी जो प्राइस है ना उससे कम वाले प्राइस पे मैंने आपसे पैसे लिए और पर मैं आपको जो पैसा लौटा रही हूँ ना वो पूरा का पूरा पैसा लौटा रही हूँ। इसमें जस्ट ये होता है। सेम एज इट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में भी इसी तरीके से डिस्काउंट होता है जो दिया जाता है पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में ही, उसका पहले से ही डिस्काउंटेड रेट ही बोलते हैं कि भाई ये इतने का है, और जब अपने को पैसा लौटाना पड़ता है तो हम लोगों को फुल अमाउंट लौटानी पड़ती है। इसमें बाकी वाले कोई काम के नहीं है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल या रिडीम डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स तो जो अभी अभी हम लोग पढ़ते हुए आए कि भाई बिफोर मैच्योरिटी, अब हमने सोचा हो कि 15 साल तक हम लोग 15 साल के बाद हम लोग पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा, फिर ऐसा भी हो कि फॉर एग्जांपल कुछ अचानक से हो गया तो हम लोगों ने पॉलिसी बना दी, हम कुछ रिजोल्यूशन पास कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने बिफोर मैच्योरिटी पीरियड दे दिया, रिडीम कर दिया पैसा डिबेंचर होल्डर्स। बाकी तो कोई काम के नहीं है इसमें, नहीं तो होते तो मैं पहले ही करवाती आपको ये। बाकी कोई वर्थ नहीं है, जो काम के ना मैं वो करवा रही हूँ पहले आपको। बाकी ये रेगुलर इनकम बॉन्ड स्टेप अप ये पूछते ही नहीं है कभी भी ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में से पूछने के लिए हमारे पास दूसरे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और गुजरात यूनिवर्सिटी हमेशा कॉमन क्वेश्चंस ऑलवेज उसके होते ही है जनरली, ये नहीं आता है कभी भी। 1-2 मार्क में वो नहीं आपके आई मैनेजमेंट का पेपर जो होता है उसमें चलो वो 2-2 मार्क में क्वेश्चंस देते हैं, एमसीक्यूज नहीं देते हैं, उनमें ठीक है चलो ये जीरो इंटरेस्ट, बट ये जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स वगैरह जो है ना वो पीछे भी आने वाला ही है वैसे। इसमें भी ट्रेजरी बिल को भी हम लोग ये क्या बोलते हैं, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स बोलते हैं या फिर टी बिल्स बोलते हैं, ये भी ऐसा ही है ट्रेजरी बिल भी, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए, और ये जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स जो है ना वो पर्टिकुलरली थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए, जस्ट जो यहाँ पे बताया, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई काम के नहीं है, ठीक है। एक डीप डिस्काउंट और एक ये वाला जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स, ये दो चीजें, और वो कन्वर्टेबल तो पहले ही आ गया, वो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में है ऑलरेडी। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी आपको पहले था और यहाँ पे भी फिर से ही एक्सप्लेन किया है, तो ये वाली पॉइंट थी इसके अंदर। सेकेंड नंबर पॉइंट थी ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाले में, वो एफसीसी भी पीछे आपको फिर से एक्सप्लेन किया ही है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो सेपरेट तरीके से बताया ही है अच्छे से डिटेल में, और एमसीक्यूज वाले इतना डिटेल नहीं जाएंगे, इसको जस्ट गो थ्रू करेंगे बस, और ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि एमसीक्यू भी इतने इजी पूछेंगे ना आप लोगों से आईएफएस में से, ठीक है। सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जस्ट क्या बताया है एक्चुअली, मतलब इजीली कन्वर्टेबल हो सकते हैं फॉरेन करेंसी में, ऐसे बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सके, ऐसे जैसे मैंने आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या बताया कि जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सके, लेकिन यहाँ पे क्या है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, ऐसे बॉन्ड्स जो फॉरेन करेंसी मतलब ये बेचकर या इसको ही इतने ही अमाउंट को आपने उसमें से क्या कर दिया, आपने फॉरेन करेंसी खरीद ली अगर आपके कंपनी को चाहिए, ऐसा भी होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, समझे, और कुछ नहीं है ज्यादा। और इवन यही सेम चीज यही बॉन्ड्स इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी राइट है इनको, फॉरेन करेंसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रीली और इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं फ्रीली, समझो। तो जब भी उनको लगे जिसने भी खरीदा है ये बॉन्ड्स तो उसकी मर्जी से वो फ्रीली कन्वर्ट करवा सकता है, ये फैसिलिटी दी जाती है बॉन्ड होल्डर को और शेयर डिबेंचर होल्डर्स को, ऐसा, ठीक है। बाकी यूनिट 4
में चैप्टर 1 जो है आपका वो कंप्लीट। और ये है ना एमसीक्यू वाले जो भी बच्चे हैं वो है ना पीछे एक ऑब्जेक्टिव स्टडी करके दिया हुआ है आपके बुक में, उसको जस्ट गो थ्रू करना एक बार, हर एक चैप्टर में दिया हुआ है। तो आपको ना मीनिंग किसी की पूछ ले एमसीक्यू में या क्या, तो आप डायरेक्टली उधर से क्यों पढ़ो, सीधा इधर से ही पढ़ो ना, शॉर्ट में मीनिंग सबकी दी आपने, ठीक है। तो 2-2 मार्क में या क्या आपके विश्वा 2-2 मार्क आपके एमसीक्यू नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आपका 50 मार्क का जो पेपर होगा वो यूनिट 1 के और में यूनिट 2, यूनिट 3 के और में यूनिट 4 और 10 मार्क के एमसीक्यू, ऐसा होगा, ठीक है आपका पेपर स्टाइल। तो आपको भी अगर शॉर्ट से जो है ना वो इसके पीछे से ही करने के ऑब्जेक्टिव स्टडी दिया हुआ है इस चैप्टर्स के पीछे, ओके। और फिर अब नेक्स्ट आ जाता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सारे खत्म हो गए, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे 5 इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक है कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, हाँ सॉरी, कॉल मनी मार्केट सीएम हम बोलते हैं शॉर्ट में सीएमएम, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल टी बिल्स जिसको बोला जाता है, कमर्शियल पेपर सीपी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स सीओटी और कमर्शियल बिल्स जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब इजी जो है, देखो इजी जो है वो है 3 चीजें, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट और कमर्शियल बिल्स। ये कंसेप्ट आपको फिर भी थोड़े बहुत दिमाग में है, लेकिन 2 चीजें नई हैं, दैट इज कमर्शियल पेपर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में कमर्शियल पेपर्स रिलेटेड ज्यादातर पूछा जाता है, उसका ज्यादा वेटेज है, ठीक है कमर्शियल पेपर्स का। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी इजी है, ठीक है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आप समझ लो, मनी मार्केट जो पूरा का पूरा आरबीआई हैंडल आउट करता है, पूरा का पूरा रूल रेगुलेट करना और प्रमोट करना, पूरा मनी मार्केट पूरा आरबीआई। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे ये कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो शॉर्ट पीरियड लेस देन 1 ईयर, ये समझ के चलना। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट पीरियड लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर होता है, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। लेकिन यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है, सब लेस देन 1 ईयर है। अब मैं आपको पहले समझाऊं कॉल मनी क्या होता है। जनरली 2 बैंक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बीच में आरबीआई भी है, यहाँ पे क्या है मैं इसको रब कर दूं और मैं आपको बताऊं। देखो 2 बैंक्स है यहाँ पे, ठीक है, बैंक ए, बैंक बी, ठीक है। अब इसके पास सरप्लस फंड्स है, इसके पास स्कैर्सिटी है फंड्स की, स्कैर्स फंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बैंक दूसरे बैंक को मदद कर सकती है फंड्स में, एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन बीच में कौन आता है यहाँ पे, कौन आएगा यहाँ पे, पर्टिकुलरली आरबीआई। आरबीआई की मदद से एक बैंक दूसरी बैंक को मदद कर सकती है, ठीक है। सो ये जो ट्रांजैक्शन होगा ना बिटवीन बैंक्स विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। एक बैंक दूसरी बैंक को मदद करती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के लिए, कितना दिन, सिर्फ 1 डे। अगर ए बैंक बी बैंक को कुछ भी पैसा दे रही है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, आरबीआई के थ्रू 1 दिन के लिए, 1 डे ओनली, ये जहाँ पे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो कितने दिन का होता है, सिर्फ 1 डे, ठीक है। याद रखना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कॉल मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम लोग इवन इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, 1 डे ओनली, 1 दिन के लिए
अगर एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा लेंड करती है, ठीक है, तो क्या फ्री में लेंड करेगी? नहीं, इसके बदले में क्या लेगी? इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी रेट। क्या बोला जाता है जिसको? कॉल मनी रेट। समझे? जिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बैंक दूसरी बैंक को लेंडिंग कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल मनी रेट। समझे? तो ये है इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैंक दूसरी बैंक को एक दिन से ज्यादा उसको देना हो, राइट, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, 2 दिन से लेकर 14 दिन तक या 15 दिन तक, फ्रॉम 2 days to 14 days अगर एक बैंक दूसरी बैंक को लेंड करती है पैसा, तो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम लोग उसको बोलते हैं नोटिस मनी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नोटिस मनी। नोटिस मनी में ध्यान रखो, डेज क्या होंगे? 2 to 14 days। समझे? मतलब 15 दिन से ज्यादा तो आना ही नहीं है अभी। लेकिन ये इस सिचुएशन को याद रखना कि ये सिचुएशन क्या है। समझे? और नोटिस मनी 2 से 14 दिन या 2 से, हाँ इधर से दिया हुआ है नोटिस मनी, उसको हम लोग बोलेंगे पर्टिकुलरली। यहाँ पे भले देखो इसमें मीनिंग में लिखा हुआ है कि ओवरनाइट के लिए फंडिंग दिया जाता है, ओवरनाइट के लिए। समझे? और अगर पर्टिकुलरली 2 से 14 दिन है या 15 दिन है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा खींच खींच के 15 दिन ट्रांजैक्शन होगा इंटर बैंकिंग का, उससे ज्यादा नहीं होगा। इवन इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, ये सब चीजें भी बोली जाती है। और मैंने आपको बोला था कि मनी मार्केट में हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर ही अंदर सारी सब चीजें होगी। ठीक है? तो इवन देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है सब चीजें पूरा का पूरा। ठीक है? सो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं यहाँ पे? शेड्यूल बैंक्स जो भी आए, पर्टिकुलरली फॉरेन बैंक्स, LIC, UTI, इवन इनके बीच में भी ऐसा सब कुछ हो सकता है, GIC, IDBI और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो ये सब चीजें हैं। और RBI ही पूरा कंट्रोल करता है इनके ऊपर। ठीक है? और हाईली लिक्विड है, कभी भी चाहो, मतलब इतने छोटे टाइम पीरियड में उसको कैश में हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो लिक्विडिटी मनी मार्केट में वैसे भी ज्यादा ही होती है। ठीक है? तो जनरली MCQs वाले जो भी बच्चे हैं वो कॉल मनी की मीनिंग और नोटिस मनी की मीनिंग वगैरह आप जानो, उसके डेज वगैरह एक बार उसको जस्ट रिव्यू करना। ठीक है? और उससे कुछ ज्यादा नहीं है। उसको इंटर बैंक डिपॉजिट या इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। ओके? ठीक है? सो ये एक जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कॉल मनी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कमर्शियल बिल्स। ये भी आपने सुना हुआ है, बहुत इजी है। कमर्शियल बिल, देखो आपने सबने सुना है ट्रेड बिल। ठीक है? हम लोग कुछ भी परचेजिंग सेलिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? बिल मिलता है, राइट? यस और नो? बिल मिलता है। कुछ भी ट्रेडिंग करते, मतलब ऐसे समझ लो 2 ट्रेडर्स है, A और B। A and B are the traders। ठीक है? अब A परचेज कर रहा है गुड्स फ्रॉम B ऑफ ₹1 लाख। ठीक है? तो यहाँ मैं ऐसा समझ लू, यहाँ पे कौन है? हाँ चलो, विश्वास से मैंने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, और विश्वा मुझे क्या दे रही है उसके बदले में? मेरे को बिल तो दोगे ना विश्वा आप? यस और नो? अब मैं 1 लाख के गुड्स यस। परचेज करूंगी तो आपने मेरे को बिल दिया। ठीक है? अब मैं आपको बोल रही हूँ कि विश्वा मैं आपको ऑन द स्पॉट तो कैश पेमेंट करूंगी नहीं, क्योंकि 1 लाख अमाउंट है, मैं आपको 3 महीने के बाद पे करूंगी। आप ये चीज 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल।
ऐसी चीज बिल दिया जाता था, राइट। सो उसको, वो जो बिल होता था ना, उसको हम लोग बोलते थे ट्रेड बिल। क्या बोलते थे हम लोग उसको? ट्रेड बिल बोलते हैं। विश्वा वो मुझे देगी बिल, उसको बोला जाता है ट्रेडिंग बिल, ट्रेड बिल बोला जाता है। अब विश्वा को चाहिए 3 महीने से पहले पैसे। क्या चाहिए उसको? पहले पैसे चाहिए। अब मैंने तो, हमारे बीच में तो ये हुआ है कि भाई मैं 3 महीने के बाद ही पैसा दूंगी विश्वा को। तो विश्वा ने क्या किया, बैंक गई, वो बैंक से डिस्काउंट करवाया बिल। ठीक है, बैंक के पास गई, बैंक को बोला कि मुझे ये वाला लो बिल पर्टिकुलरली। ठीक है, उसको पैसे चाहिए थे उस चीज के लिए, तो जो उसके पास बिल था वो पर्टिकुलरली जाती है बैंक के पास। तो और मैंने भी इवन उसको दिया है कि भाई मैंने भी उसको बिल बना के दिया हुआ है कि मैं उसको 3 महीने के बाद पैसा दूंगी, भाई ये तारीख को मैं पैसा दूंगी। ठीक है, तो वो विश्वा के पास भी बिल है, तो वो बिल लेके जाती है बैंक में, बैंक को बोलती है मेरे को 1 लाख, तो बैंक बोलेगी क्यों, फ्री का 1 लाख रुपए दूंगा क्या मैं, कुछ चार्ज तो करेगी ना कुछ पर्टिकुलर। तो बैंक डिस्काउंट करके, मतलब पूरा का पूरा 1 लाख रुपए नहीं देगी उसको उस वक्त, उसको से फॉर एग्जाम्पल 90,000 दे रही है विश्वा को। तो बोल रही है ठीक है लाओ भाई 90,000 ही, क्योंकि मुझे तो अर्जेंट चाहिए पैसा। तो अब वो बिल क्या हो गया, वो बिल हो गया कमर्शियल बिल, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास डिस्काउंट करवाया विश्वा ने उस बिल को पर्टिकुलर, समझे। अब 3 महीने के बाद पैसा जो मैं दूंगी वो विश्वा को नहीं दूंगी, अब मेरे को किसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा मुझे पैसा, समझे। सो दिस इज द कमर्शियल बिल। ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए 3 महीने, और सॉरी 3 महीने जनरली होते हैं, हम लोग गिनते हैं 90 डेज का, या इवन 2 महीने 60 डेज का भी होता है, प्लस ऊपर के 3 दिन ग्रेस के, है ना, 3 दिन ग्रेस के चलते हैं। तो ये चीज अपने उसमें करते थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बिल्स डिस्काउंटेड बाय बैंक और ऐसे सब कुछ। तो जब विश्वा गई वो बिल को कमर्शियल बैंक में उसने डिस्काउंट करवाया, तो वो बिल हो गया कमर्शियल बिल, समझे। वो बिल क्या हो गया, कमर्शियल बिल। वो रिसिप्ट होती है ना पर्टिकुलरली, जिसको हम लोग बिल बोल रहे हैं, तो वो कमर्शियल बिल कहलाता है। अब मैं 3 महीने के बाद किसको पैसा दूंगी, बैंक को पैसा दूंगी। मैं तो कितना दूंगी, मैं तो लाख रुपए दूंगी। तो बैंक का फायदा हुआ ना इसमें, बीच में 10,000 रुपए बैंक ने कमाया, क्यों, क्योंकि विश्वा को पहले ही पैसे चाहिए थे, अर्जेंट थे, उसको कुछ इमरजेंसी थी, तो उसको तो पैसे चाहिए। मेरे से तो मांग नहीं सकती, क्योंकि हमारे बीच में प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया है, मैं तो 3 महीने के बाद ही दूंगी पैसा। तो इस तरीके से बहुत सारी बार ऐसा बैंक के साथ भी हम लोग करवाते हैं, क्योंकि जनरली आप मनी मार्केट में ना बैंक 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 ही देखोगे, बीच में इंटरमीडिएट जो है ना, मीडिएटर, वो बैंक ही जनरली आती है। ठीक है, तो ये कमर्शियल बिल हो गया आपका। ठीक है, ये भी जनरली मैंने आपको बोला जो 3 महीने का रहता है, 90 डेज का, और 3 डेज ग्रेस के। ठीक है, फिर आ जाता है एक चीज मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट वन, दैट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो बैंक्स में, आपने देखा होगा, एफडी करवाते हो, हम लोग क्या करते हैं बैंक में, एफडी करवाते हैं। एफडी करवाई मैंने फॉर एग्जांपल 40,000 की या 50,000 की, तो उसके बदले में मुझे बैंक देता है कुछ, मेरे से फॉर्म फिलअप करवाएगा सब एफडी वेफडी का, फिर मैं ना, या तो मेरे अकाउंट से एफडी में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे सेविंग अकाउंट से, या तो मैं कैश दूंगी उसको इतना। तो सब कुछ कर दिया, उसके बदले में मेरे को मिलता है कुछ, एफडी के बदले में कुछ मिलता है, यस और नो। 1 साल के लिए एफडी करवाई मैंने, यस मैम। रिसिप्ट मिलती है अपने को, है ना। फिर हम लोग को क्या, 1 साल के बाद अपने को नहीं निकालना होता, तो अपने रिन्यू 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 करवाते रहते हैं। सेम चीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी ऐसा ही होता है, इट्स जस्ट लाइक अ रिसिप्ट। लेकिन फर्क क्या है, फिक्स डिपॉजिट को हम लोग सेल नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई फिक्स डिपॉजिट मेरे को नहीं करना है, किसी और के पर्टिकुलर नाम पे कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। 1 साल पूरा होगा तो ही कुछ होगा, समझे। तो फिक्स डिपॉजिट में ऐसी चीज नहीं हो सकती, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में चीज हो सकती है ऐसी कि मैं किसी को बेच भी सकती हूँ, समझे। और जनरली इसका पीरियड भी क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का less than 1 year ही जितना होगा इसका पीरियड। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है।
कि हमको रिसिप्ट वगैरह मिलती है। अब 1 लाख रुपए उसका मिनिमम अमाउंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 1 लाख रुपए। 1 मिनट 5 लाख है कि 1 लाख, 1 मिनट में खाली शॉर्ट कर लूं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसका अमाउंट 1 लाख, यस 1 लाख, और मिनिमम कम से कम 15 दिन के लिए भाई, कम से कम। और देखो ये इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी 360 या 365 जैसा कैलकुलेशन होता हो, बस मिनिमम 1 लाख या उसका मल्टीपल्स हो सकता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ऐसे मल्टीपल्स हो सकता है, लेकिन इसका मिनिमम जो अमाउंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो है 1 लाख। और दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम लोग बेच भी सकते हैं, समझे। और मिनिमम इसका जो डे होता है, डेज होते हैं वो कम से कम 15 दिन, मतलब सब शॉर्ट पीरियड वाले इंस्ट्रूमेंट है सबके सब, समझे। तो ऐसे आप खरीद भी सकते हो, जस्ट लाइक अ टर्म डिपॉजिट जो मैंने आपको बताया, एफडी जैसा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज आप बैंक से ही कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या कंपनीज जो होती है वो खरीदती है ऐसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह, समझे। और फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें बस बताया कि मिनिमम कितना अमाउंट होता है, तो मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए, वो याद रखना है। और मिनिमम पीरियड क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, तो 15 डेज, एमसीक्यूज वाले में ये ऐसी सब चीजों को थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इश्यू करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, सो गवर्नमेंट क्या इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स बांटेगी, इसके बॉन्ड्स लो। कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, से फॉर एग्जांपल शॉर्ट पीरियड के लिए 3 महीने का कंस्ट्रक्शन चलेगा या 4-6 महीने का कंस्ट्रक्शन चलेगा, लेस देन 1 ईयर, मतलब ट्रेजरी बिल्स 91 डेज के भी होते हैं, 182 डेज के भी होते हैं, 14 डेज के लिए भी होते हैं, 28 डेज के लिए भी होते हैं, अलग अलग जैसा जैसा पीरियड, अभी जैसा जैसा गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट, तो क्या करेगी ऐसे बॉन्ड्स इशू करेगी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि ये बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल कम से कम 25,000 का होता है भाई एक ट्रेजरी बिल। ये जैसे मैं बोलूं कि भाई ये ट्रेजरी बिल है, ठीक है, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है गवर्नमेंट का स्टैम्प, ये वो सब लगा हुआ होता है, तो ये 25,000 का है। लेकिन मैं कितना दूंगी, मेरे को गवर्नमेंट ने ये दिया, मैंने रखा अपने पास, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया, मैंने आपको बताया था 23,500 फॉर एग्जाम्पल। बाकी का पैसा गवर्नमेंट जब मेरे को पैसा लौटाएगी तो मेरे को पूरे 25,000 रुपए देगी, तो मेरा फायदा हुआ ना, 1500 का फायदा, मैंने दिया 23,500, लेकिन मुझे तो 25,000 पूरे के पूरे मिले, तो 1500 का मेरा क्या हुआ, फायदा हुआ। मतलब ये जीरो कूपन जो मैंने आपको समझाया था, सेम सेम थिंग, दैट इज अ ट्रेजरी। जीरो कूपन बॉन्ड्स भी हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी बिल, एंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म इशू बाय गवर्नमेंट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेजरी बिल इट्स अ शॉर्ट टर्म डेट obligation issued by the government, it is also called as the T bills, ठीक है। इवन T bills भी बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ऐसा एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ट्रेजरी बिल को और क्या बोलते हैं हम लोग, आई बिल, टी बिल, एफ बिल, ऐसा करके ऐसे एमसीक्यू देते हैं काफी बार, तो सो यू हैव टू राइट टी बिल्स या तो जीरो कूपन बॉन्ड्स, ऐसा अगर हो तो यहाँ पे जनरली 3 मंथ्स 6 मंथ्स ऐसा, जैसे आपने देखा 91 डेज 182 डेज ऐसा सब, ठीक है। सो ओरिजिनल प्राइस जो होता है उस पे गवर्नमेंट पैसा लौटाती है, लेकिन हमसे लेती है कम वाले प्राइस पे, ठीक है। सो इसमें पर्टिकुलरली सेपरेट इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, गवर्नमेंट बोलती है पहले ही मेरे को कम दो, थोड़ा दो, मेरे को एक्स्ट्रा तुमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रेजरी बिल, एकदम इजी। सो ये एमसीक्यूज वगैरह भी पूछते हैं, और ऐसे शॉर्ट नोट वगैरह ट्रेजरी बिल पे पूछ लेते हैं, बस इतनी चीजें ही ध्यान रखनी है आपको। और इसका है ना ट्रेजरी बिल का ऑक्शन होता है पर्टिकुलरली हर 4 वीक में ऑक्शन होता है इसका, ठीक है। और ट्रेजरी बिल हमेशा मेच्योर होते हैं थर्सडे को, वो चीज भी लिखी हुई है, ठीक है। और अगर थर्सडे हॉलीडे हो तो नेक्स्ट वाले बिजनेस डे, मतलब फ्राइडे पे नेक्स्ट बिजनेस डे जो होगा ना पर्टिकुलरली उस पे, ना तो ट्रेजरी बिल हमेशा थर्सडे को ही मेच्योर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपने को पैसा देगी थर्सडे के दिन, साईं बाबा वाले दिन पे हमको पैसा मिलेगा अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हो तो, ऐसा।
इसका एग्जाम्पल भी आप बनाकर लिख सकते हो, जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको। जैसे यहाँ पे 100 रुपए का एग्जाम्पल बताया कि भाई 100 रुपए, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि ये बॉन्ड है, ये ट्रेजरी बिल है 100 रुपए का, मैं गवर्नमेंट को दे रही हूँ 90 रुपए और गवर्नमेंट मेरे को 3 महीने के बाद 100 रुपए पूरे के पूरे दे, 10 रुपए मेरा फायदा। तो आप ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हो, या फिर मैंने जो बताया वो एग्जाम्पल। बट मैंने ये चीज बताई आपको कि 25,000 से कम नहीं होता है ट्रेजरी बिल। एक ट्रेजरी बिल 25,000 का कम से कम, ठीक है। सो बहुत सेफेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट पर्टिकुलरली काम कर रही है इसके ऊपर, तो सेफ ही होगा, पैसा जाएगा नहीं कभी भी हमारा, अगर हम लोग ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ये। और अब अगर मैं बात करूं कमर्शियल पेपर, सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन बहुत इजी है। दिस इज ऑल्सो द अनसिक्योर्ड। इसके ऊपर पर्टिकुलरली किसी को भी क्या बोलते हैं, अपने बर्डन असेट्स हम लोगों को मॉर्गेज नहीं रखने पड़ते हैं कि भाई हम लोगों को कमर्शियल पेपर जिसने जिसने खरीदा जहां जैसे, तो उसको हम लोगों को लौटाने जब हो तो पर्टिकुलरली अपने को असेट्स बर्डन नहीं डालना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये सबसे पहले स्टार्टअप किया गया था वागुल कमेटी, मार्च 1989। थोड़ा कमर्शियल पेपर से रिलेटेड ना पूछते हैं काफी अच्छे लेवल पे, और विश्वा आप तो अच्छे से करना कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर और इक्विटी शेयर दोनों ना और में आने वाले, भाई बता दे रही हूँ मैं, ऐसा पूछेंगे फिर। तो मैं तो दोनों ही करवा रही हूँ, यूनिट 4 में सारा ही करवा रही हूँ, फिर आपको जो ठीक लगे, जो जो आंसर्स, पहला चैप्टर या सेकंड चैप्टर अच्छे से करके जाना। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल पेपर की मैं एक डेफिनेशन पढ़ रही हूँ कि कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड negotiable instrument for raising money for a short period. It has a fixed date of maturity. Usually company issue, कौन issue करता है commercial paper? Companies, ध्यान रखना, कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती है शॉर्ट टर्म के लिए, समझे। एंड दीज पेपर कैन बी इशूड ईदर विद डिस्काउंट, मतलब वो जो ट्रेजरी बिल में जिस तरीके से पैटर्न चलता है वो डिस्काउंट वाला उस तरीके से, या तो फिर इंटरेस्ट ऐड करके बाद, भाई 25,000 के ऊपर को थोड़ा इंटरेस्ट ऐड करा, समझे। तो ऐसा भी कर सकती है, या तो डिस्काउंट में भी इशू कर सकती है, ठीक है। सो कमर्शियल पेपर के एडवांटेजेस वगैरह पूछते हैं काफी। और यहाँ पे मैं अमाउंट बताऊं ना कमर्शियल पेपर्स की, हाँ यहाँ पे दो कमर्शियल तरीके बताए। डायरेक्ट कमर्शियल पेपर मतलब डायरेक्टली अगर हम लोग खरीद ले विदाउट एनी ब्रोकर और विदाउट एनी डीलर वगैरह, वो डायरेक्ट कमर्शियल पेपर। और डीलर कमर्शियल पेपर्स भी हैं जो हम लोगों को डीलर से खरीदना पड़े, बीच वाले से खरीदना पड़े अपने, ठीक है। तो वो अपनी कमीशन भी चार्ज करेगा अलग से। और यहाँ पे कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड बताया है मैक्सिमम 9 मंथ्स। सो ये हाईलाइटेड वाली चीज है एक। और इसका भी है ना, मैं आपको बताऊं, कोई साउंड कंपनी होती है ना, बहुत मतलब फिनेंशियली गुड कंपनी, वो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है भाई। सो बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, foreign governments commonly use this type of funding। तो ऐसे सब इवन बैंक्स भी यूज कर सकती है, मतलब कंपनी में तो आजकल देख ही सकते हो ना, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब भी बैंक कंपनीज एक्ट ही फॉलो करती है, और कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इनके भी शेयर्स चलते हैं मार्केट में। सो रिस्क कम है इसमें क्योंकि पीरियड बहुत कम है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो इजीली। और इसका, हाँ मैंने आपको बोला कि कम से कम इसका मतलब ट्रेजरी बिल से तो पैसे ज्यादा ही होते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से भी ज्यादा ही पैसे होते हैं इसके अंदर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे मैंने आपको बोला 1 लाख, उसका कम से कम मिनिमम अमाउंट 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट है तो। इसका मेरे को है ना 1 लाख और 5 लाख के बीच में मेरे को पता है इसका कमर्शियल पेपर्स का, जितना मैं जानती हूँ। और कमर्शियल पेपर वो कंपनीज इशू करती है जिनका प्रॉपर रेटिंग हो। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा ना कि इवन कॉलेज का भी रेटिंग्स होते हैं अलग अलग, तो इसी तरीके से कंपनीज में भी रेटिंग्स होते हैं। क्रिसिल, इकरा, ऐसी सब कंपनी मतलब पर्टिकुलर कंपनीज है जो रेटिंग करती है, तो ऐसी हाई रेटेड वाली कंपनीज ही कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती है। ये भी बात इंपॉर्टेंट की है।
ठीक है, मतलब जिसकी प्रेस्टीज ज्यादा हो वो कंपनीज जस्ट इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर्स, क्योंकि तभी लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे भाई। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर या तो डिस्काउंट पे या तो इंटरेस्ट पे, दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना। ट्रेजरी बिल तो डिस्काउंट पे है, जीरो डिस्काउंट बॉन्ड्स तभी हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, सो ये सब चीजें हैं और एमसीक्यूज वाले जस्ट इसको गो थ्रू करना, जस्ट एक बार सिर्फ गो थ्रू करना हेडिंग्स, जो जो मैंने चीजों को हाईलाइट किया है उन्हीं चीजों को आप पढ़ना, तो आप इजीली एमसीक्यूज कर सकते हो आराम से, और कुछ भी ज्यादा नहीं। और विश्वा आप कमर्शियल पेपर्स अच्छे से करना, ट्रेजरी बिल थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, इन दोनों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। बाकी चले, बाकी के, क्योंकि आपका इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी किया होगा ना, तो अगर वो आ जाता है तो आप वो लिख कर आना, पहले प्रायोरिटी इक्विटी और प्रेफरेंस को देना, वो वाले शेयर्स को, फिर इसमें कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स, ये दोनों चीजों को थोड़ा लॉन्ग में जाना अच्छे से। ठीक है, ओके। हाँ, ये पीछे दिया हुआ है बुक के, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी, ये बहुत अच्छे से करना भाई। देखो यहाँ पे भी शॉर्ट नोट में बोला ही है, इसमें शेयर पूछा है, give the meaning and characteristics of share and state the types of shares. So share क्या होता है, इसमें इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे भाई, ठीक है। और कॉल मनी, ट्रेजरी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे शॉर्ट नोट एनी टू, तो और में तो निकल जाने वाला ही है वैसे भी। सो दैट्स इट अबाउट द यूनिट 4, खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में ना सीधा यूनिट 3 उठाऊंगी, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स। ओके।